राधे राधे भाइयों। भाइयों मैं एसएससी जीडी के लिए जो है स्टेट जी वीडियो लेके आया हूँ ये, कि आप जो है जीके जीएस में आप कितना पढ़ो, क्योंकि जीके जीएस में बहुत है पढ़ने को, लेकिन लिमिटेड कितना पढ़ो कि जो है सिलेक्शन हो जाए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाया हूँ, तो आपको हर सब्जेक्ट वाइज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो हैं उनमें वो वीडियो आप कहोगे कि भैया आपकी बात क्यों माने कि जो है, तो मैं उसके लिए आपको जो है स्कोर कार्ड भी आपको नहीं ये दिख रहा होगा कि जो है मेरे जीडी में जो है कितने 16 क्वेश्चन सही थे। कितने थे? 16 क्वेश्चन सही थे। अरे भाई, तो मेरे जीडी में कितने 16 क्वेश्चन सही थे। तो अगर 20 में से 16 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो इसका मतलब एक कितना परसेंट जाएगा? 20 × 100, 16 × 5 = 80, लगभग 80%। तो कितना 80% मार्क्स थे मेरे। कितने थे? 80% मार्क्स थे मेरे। तो एक 80% किस में थे? जीएस में। तो भाइयों मैं इसीलिए आपको स्टेट जी वीडियो लेके आया हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा है, और एक एग्जाम का डाटा है ये तो, और भी आपको और भी एग्जाम का अगर आपने देखी होगी आंसर की, तो कहीं ना कहीं आपको मिलती ही रहती होंगी। तो और एग्जाम में भी जो है अच्छे खासे टीसीएस के जो भी एग्जाम दिए हैं मैंने, ये है जीएस ने मुझे कभी इस तरह से धोखा नहीं दिया जिस तरह से धोखा और बच्चे बोलते हैं कि ये रुला दिया और ये और वो। इस तरह से नहीं दिया, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। मैंने दिल्ली पुलिस भी दिया था, उसमें भी जो है अच्छा स्कोर रहा था। और उसके अलावा सीपीओ भी दिया था, सीपीओ में भी मेरा अच्छा 35 स्कोर था मेरा सीपीओ में। तो ओवरऑल कुल मिला के है जीके में स्कोर जो है ठीक बन जाता है। वो स्कोर इसलिए ठीक नहीं बन जाता कि ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा पढ़ने की वजह से तो बनता ही है, साथ में ये भी है कि स्कोर ठीक बनने की वजह इंपोर्टेंट टॉपिक की किस किस एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यही वीडियो लेके आए हो, आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है। तो आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा पर्टिकुलर चैप्टर का, क्योंकि मैंने पहले से तैयार कर लिया है मटेरियल कि किससे क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे पता था, लेकिन आपको बताने के लिए तुरंत के तुरंत सब कुछ याद आए, इस तरह से मैंने जो है पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले जो है पॉलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से मेनली जो आपको आर्टिकल लर्न करने हैं, आर्टिकल वैसे तो सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत में 1 से लेके 80 तक जो है आर्टिकल आपको 1 से लेके 80 तक पूरे याद करके रखने हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा, हाँ 80 81 तक कर लेने हैं आपको। ये आर्टिकल शुरुआत के बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं है। फिर आप जो है धन विधेयक वाले 108 से लेकर इधर और 112 बजट, ये आप कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप कहोगे और आर्टिकल, तो और आर्टिकल है इंपोर्टेंट, जैसे कि आपको और आर्टिकल में क्या इंपोर्टेंट है, आपको सुप्रीम कोर्ट देखना है, न्यायालय हाई कोर्ट देखना है, और निर्वाचन आयोग है जैसे 324, और अध्यादेश है राष्ट्रपति का, और सुप्रीम कोर्ट मेनली ये रिट देखनी है आपको। जो 5 रिटें निकलती हैं वो रिट आपको अच्छे से रटनी है, क्योंकि ये रिट में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आपको रिट जो है बहुत अच्छे से लर्न करनी है। तो रिटेन से रिट से क्वेश्चन ये है ज़्यादातर आता ही है। तो और आपातकाल देखना है, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी 3 प्रकार की, तो वो तीनों ही आपको देखनी है, और तीनों में ही जो है आपको तीनों के आर्टिकल और तीनों में क्या क्या है वो ध्यान रखना है। और ये आयोग भी ध्यान रखने हैं आपको, जैसे ओबीसी आयोग, SC ST आयोग, ये आयोग भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये भी, और मेनली ये देखना है सबका कि किस देश से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि इससे हर ये समझ लो किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है, बस एक आधी शिफ्ट ऐसी जाएगी जिसमें ना मिले, वरना क्वेश्चन एक आध 2 शिफ्ट छोड़ के मिलता ही रहता है कि कौन से देश से क्या लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई, ये सब कुछ जो है किस देश से लिया गया है, आपको इतना याद रखना है पॉलिटी में। तो पॉलिटी में मेनली आपको क्या क्या करना है, 1 से 80 तक आर्टिकल और अनुच्छेद के अलावा 5 रिटें याद करनी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है, और निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी का एक ही आर्टिकल की 312 में है, ये आपको याद रखना है, और 324 में निर्वाचन आयोग। इस तरह से आपको मेनली ये पढ़ने हैं। और जो है इसके अलावा आपको इसमें और क्या था, इसमें आयोग थे, अध्यादेश था, अध्यादेश 123 में है, जैसे आपातकाल, और किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, और मौलिक अधिकार तो आपको सारे ही,
मतलब अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ये टॉपिक छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ये इतने टॉपिक आप कर लेते हो पॉलिटी में तो जो है पॉलिटी से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेनली आप क्वेश्चन बना के ही आओगे। पॉलिटी के बाद फिर देखते हैं अपनी हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मेरा मानना ऐसा है कि और हिस्ट्री से क्वेश्चन भी जो है अच्छे आते हैं। हिस्ट्री आप एक बार रट लेते हो तो फिर यह क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो पुराना वैद आपको शुरुआत से स्टार्ट हो जाना है, जैसे कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन बस आता ही आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता से पहले क्या देख रहा है कि कौन से शहर से जो है बर्तन, जैसे कुछ भी अंडागार मिला, क्या कहाँ से मिला, जैसे किस आयताकार घर थे तो वो कौन से शहर में थे, कहाँ कौन सा, इस तरह से कालीबंगन कहाँ है, तो ये देखने हैं। इसके अलावा आपको जो है जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानी देखनी है। 16 महाजनपद है उनकी पूरी राजधानी याद करके रखनी है, क्योंकि इनका पूछा जाता है। और जो वैदिक काल में जो नदियों के नाम थे, जैसे बिपाशा, सुतुद्री, ये नाम थे ना इन्हीं नदियों के, तो आपको झेलम, तिस्ता, आपको इस तरह से नाम भी लर्न कर लेने हैं, क्योंकि ये नाम भी आपको पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार ही, ये अलग अलग बार बार करके रिपीट होते रहते हैं। तो आपको 16 जनपदों की राजधानी और सिंधु सभ्यता की सभी इनकी खोज कब हुई और किसने की, ये सारा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन धर्म पे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों में से एक ना एक में से क्वेश्चन बस आता है। इसके बाद फिर आजकल जो है दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन जो है बहुत देखने को मिल रहा है। तो आप दिल्ली सल्तनत तो जो है अच्छे से कर ही लेना है, इनमें जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपको, और आपने ये देखा होगा विजयनगर, क्योंकि मेरे पेपर में भी आ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य की, मुझे भी याद है 2 बार जो है पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो विजयनगर साम्राज्य आपको अच्छे से पढ़ना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का, ये नाम ये समझ लो कम से कम ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको विजयनगर साम्राज्य, फिर उसके बाद अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है कि स्थापना इन्होंने कब की, अपनी कंपनी की आके, तो इस तरह से कोठी कब बनाई। और उसके अलावा जो है अंग्रेजों की मैनली आपको 1857 की क्रांति देखनी है। और फिर क्रांति विद्रोह भी जो हुए, जैसे मोपाला, संथाली विद्रोह, ये विद्रोह भी बहुत पूछे गए हैं। तो जो है ये समझ लो, ये संथाल और मोपाला, ये विद्रोह तो अहो विद्रोह, संथाल और मोपाला का तो मुझे भी याद है कि बहुत बार मेरे ही पेपर में पूछा जा चुका है। तो और फिर इसके बाद जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन टाइप से हुए, जो भी आंदोलन हुए, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, तो इनकी भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे इसकी डेट भी याद रखनी है कि 8 अगस्त 1942, समन्वय अवज्ञा, चोरा चोरी कांड। और आपको रेगुलेटिंग एक्ट, जो एक्ट आए बार बार की 1919, मॉन्टेग्यू चेक्सपोर्ट 1909 में कौन सा, हाँ पार्लियामेंटो एक्ट, इस तरह से आपको एक्ट भी याद रखने हैं। और द्वैत शासन, इस तरह से जो है। और वायसराय भी आपको, जो लास्ट वाले वायसराय है वो अच्छे से कर लेने हैं। एक तो शुरुआत वाले जो 1973 वारन हेस्टिंग, 1973 से लेके इधर तक 85 तक वारन हेस्टिंग रहा था, फिर कार्नवालिस आ गया था। तो शुरुआत के 2-3 ही करने हैं, लेकिन लास्ट वाले करने हैं आपको। तो और इसके बाद जैसे ही आप आते हो आगे बढ़ के, तो फिर जो है आपको कांग्रेस पे आ जाना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य, और कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, इनमें जो भी इंपोर्टेंट, आप वो स्टैटिक जीके वाली बुक देखोगे तो उसमें भी दिए हैं, लेकिन यह उसमें कम है, थोड़े आपको और ऐड करने होंगे, क्योंकि जो मेरे एग्जाम में पूछा गया था वो उस बुक में नहीं है। तो उससे थोड़े से और बढ़ा लेने हैं आपको। और उसके अलावा आपको ये देखना है कि जो है कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, कौन, इस तरह से कब नरम दल गरम दल, ये आपको देखना है, फूट कब हुई, कब दोनों एक साथ हो गए। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन आपको अच्छे से करने हैं। फिर कांग्रेस के अधिवेशन के बाद और क्या रह जाता है अपना हिस्ट्री में, और होता है अपनी संस्थापना, जैसे जो भी स्थापनाएं की गई, जैसे आर्य समाज, और आर्य समाज के अलावा परमहंस मंडली, इस तरह से जो भी सत्यशोधक समाज, तत्वबोधनी, ये आपको स्थापना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ये, इसमें क्या है कंफ्यूज भी होते हैं और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये भी लर्न करने हैं। तो इसके अलावा हिस्ट्री में बस, इसके अलावा और क्या है अपना हिस्ट्री में। और हाँ, आपको ये जो भी बताया गया है ना हिस्ट्री का, ये समझ लो आप, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो 15+, अगर आपकी जीके अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो भी आप जो है 15+ स्कोर कर ले जाओगे। 15 नंबर तो बिल्कुल गारंटी से बन जाएंगे, अगर जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है जब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपने भाई स्किप कर दी, हो सकता है उसी से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए। और तो
आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो अपना हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों हो गए हैं। पॉलिटी में एक बार और बता हिस्ट्री में एक बार और बता देता हूँ कौन कौन से। तो हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, अंग्रेजों का आगमन, 1857 की क्रांति और प्लासी बक्सर, ये युद्ध करने हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन, इसका मतलब ये है कि आंदोलन करने हैं जो भी हुए। कांग्रेस के अधिवेशन और जो भी स्थापना हुई है संस्थाओं की, वो स्थापना। और जो है विद्रोह याद करने हैं, भोपाल वगैरह ये विद्रोह याद करने हैं। तो आपको हिस्ट्री में बस इतना कर लो, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन आप जो है बना के आओगे। इसके बाद आता है अपना इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इकोनॉमी में जो है गिने चुने ही हैं। जैसे इकोनॉमी में आपको आरबीआई की स्थापना, आरबीआई से रिलेटेड जो भी है राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का कब राष्ट्रीयकरण हुआ, उन स्थापना जैसे 35 में हो गई थी, और राष्ट्रीयकरण 49-50 में आके हुआ, और वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में, फिर 6 बैंकों का आगे। तो आपको राष्ट्रीयकरण देखना है। इसके बाद आपको विमुद्रीकरण, जो नोटबंदी की कितनी बार हो चुकी, कब हुई, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो नोटबंदी हुई थी जब गवर्नर कौन थे। तो गवर्नर देखना है, केवल उसी टाइम के देख रहे हैं जिस टाइम नोटबंदी हुई उस टाइम पे कौन थे। और जो है इसमें क्या इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे जो है मेनली ये समझ लो हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक ना एक से तो मिलेगा ही। हो सकता दोनों से एक एक दो दो क्वेश्चन, हो सकता दोनों से दो दो मिल जाए, कि पंचवर्षीय योजना से और जनगणना। जनगणना और पंचवर्षीय योजना के बिना तो पेपर जो है बनता ही नहीं है, आपको ये तो बिल्कुल रटने हैं। और जीएसटी भी देख लेना है। तो इकोनॉमी में आपको बस यही देखने हैं कौन कौन से, आरबीआई और पंचवर्षीय योजना और जीएसटी और जनगणना। तो जनगणना और पंचवर्षीय योजना है तो आपको बिल्कुल रट लेने, ऐसा कोई भी ये समझ लो पेपर बनता ही नहीं है एसएससी जीडी का जो है कि ना दे। इसके बाद आते हैं अपन जो है इस पे, इसके बाद आते हैं अपनी साइंस पे। तो साइंस में आपको क्या देखना है, साइंस देखो, साइंस अलग अलग है। साइंस में जो है बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, लेकिन इतना सब कुछ देख ना तो ऐसा देखने का मतलब है कि कोई फ़ायदा हो। ये है टाइम हो तो पढ़ भी लो, लेकिन पढ़ने से बराबर ही जब कोई फ़ायदा नहीं होना उतना ही होना है, तो जो है क्या फ़ायदा है। तो साइंस में आपको क्या विटामिन देखने हैं। विटामिन के अलावा वायरस और जो है जीवाणु और बैक्टीरिया दोनों से होने वाले, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखने हैं कि किससे कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ ए। तो रोग पे डिसीज पे आपको ध्यान देना है। डिसीज के अलावा और क्या है अपना, और बायोलॉजी में यही देखना है। और जो है टेबल याद करनी है आपको, वो केमिस्ट्री की जो टेबल होती है उसमें शुरुआत की कुछ जो है टेबल या फिर वो ट्रिक से रहती है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से रहती है, हेली ना करे रब से फरियाद। तो वो ट्रिक से याद कर लेना, उनके परमाणु क्रमांक याद कर लेना, तो वो टेबल याद कर लेना, थोड़ी बहुत जितनी हो जाए शुरुआत के जो है कुछ 2-3 लाइनें तो कर ही लेना। फिर उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स में जो है यंत्र जैसे एमिडोमीटर, सिस्मोग्राफ, भूकंप, क्योंकि भूकंप का बहुत पूछा जा चुका है, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, हवा, इस तरह से जो भी ये यंत्र है एक कर लेने हैं। तो फिजिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा इतना नहीं करना है, और बायो में भी आपको तो, और साइंस में मेनली आपको ये देखना है जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ उसमें आपको क्वेश्चन मिले, बस वही क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू जो है जो भी मिलते जाए आप उन्हें ही लिखते जाओ अच्छे से, अगर नहीं बने तो, और उसे ही कर लो आप आराम से। तो साइंस में इतना ही करना है। इसके बाद आते हैं अपन जो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में क्या, आपको जियोग्राफी में हिमालय देखना है, हिमालय के बारे में पूरा पढ़ना है। बांध देखने हैं और नदी परियोजनाएं, जैसे जो ऐसे नदी देखनी है तो नदी से रिलेटेड देखना है कि नदी की सहायक नदियाँ देखनी है, नदी पे कौन सी परियोजना है और कौन कौन सा बांध कौन सी नदी पर है ऐसे। और परियोजनाएं भी भाखड़ा नागल बांध देखना है, दामोदर घाटी परियोजना, इस तरह से। और कौन सी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ये भी देखनी है आपको। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय उद्यान, आपको ये जीएस का जो भी होमवर्क है ये टेलीग्राम पर मिलता रहता है। तो आप अगर नहीं हो टेलीग्राम पर ऐड तो टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, वहाँ आपको होमवर्क मिलता रहता है जीएस का थोड़ा थोड़ा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने हैं, इसमें दर्रे देखने हैं, और जो है इसके अलावा आपको जियोग्राफी में ये देखना है पहाड़ियाँ, लोकेशन के हिसाब से पहाड़ियाँ देखनी है कि कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जैसे नीचे की साइड, और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। और इसके अलावा जो है आपको ये देखना है इसमें मानसून, मानसून से, क्योंकि मानसून से क्वेश्चन मेनली ऐसा आता है कि बच्चे बना नहीं पाते, अधिकांशतः बच्चे नहीं बना पाते। तो आपको थोड़ा सा मानसून के बारे में भी देखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आके कैसे घूम के जाता है, इस तरह से। तो
तो और भूगोल में आपको बंदरगाह देखने हैं बहुत अच्छे से, तो बंदरगाह भी देखने हैं, 13 बंदरगाह टोटल बड़े बड़े, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं। और जो है इसके अलावा जो है पड़ोसी देश, जो भी अपने पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राएं और जो है उनकी राजधानी। तो जियोग्राफी में क्या क्या, हिमालय, दर्रे, राष्ट्रीय उद्यान और बांध, नदी परियोजना, नदी सहायक नदियाँ और पहाड़ियाँ लोकेशन के हिसाब से कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है, और पड़ोसी देश और उनकी मुद्राएं, ये आपको जो है जियोग्राफी में देखने हैं। इसके बाद आता है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक। तो भाइयों स्टैटिक, आपको स्टैटिक ऐसा नहीं करना है कि स्टैटिक एक दिन पढ़ लिया एक दिन छोड़ दिया। स्टैटिक आपको दवा की तरह सुबह शाम पढ़े देखते रहना है। एक टाइम कोई भी डिसाइड कर लो कि शाम को पढ़ोगे या सुबह पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना पर डे है। तो स्टैटिक में क्या, स्टैटिक में लोक नृत्य देखने हैं आपको, त्योहार उत्सव देखने हैं, शास्त्रीय नृत्य क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कलाकार आपको शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, उनसे मिले पद्म विभूषण भूषण, जिससे मैनली पद्म विभूषण मिला है या सबसे कम उम्र में मिला है, या जो राज्यसभा में जैसे रुक्मणी देवी गई हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो उसके अलावा वाद्य यंत्र देखने हैं, और दिवस, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैनली पुस्तक, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है। और खेल, खेल जैसे कि ओलंपिक हुआ, और उसके अलावा ओलंपिक के बारे में तो पूरा पढ़ना ही है, ओलंपिक हुआ, क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में भी पूछते हैं, आईपीएल पढ़ के जाना है उसी टाइम पे। और उसके अलावा क्रिकेट जो है शब्दावली की जो है डैश किससे है, डेविस, मतलब अलग अलग शब्दावली, और कप देखने हैं कि कौन सा कप जो है किस खेल में मिलता है, जैसे कि बैडमिंटन में कौन सा कप मिलता है, या जो है डूरंड कप कौन से खेल में मिलता है। इस तरह से आपको कप भी लर्न करने हैं, क्योंकि कप से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो और आपको स्टैटिक ऐसा नहीं करना है कि एक दिन जो है पढ़ लिया और छोड़ दिया, स्टैटिक आपको पर डे ही पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप तभी, और पर डे पढ़ना है, फिर उसे लिखना है, फिर याद करना है, फिर आपको लगेगा कि ये याद हो गया, लेकिन आप फिर भूल जाओगे, तो इसलिए दोबारा फिर से पढ़ना है, तो लगातार पढ़ते रहना है। तो स्टैटिक हो गया अपना। अब देख करंट, करंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो है 7-8 महीने का देख लो पीछे का, और करंट की तो जो है टेलीग्राम पर थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ, बस उतने से ही आपको, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से पहले तुरंत 10 दिन पहले आपको छोटी सी पीडीएफ मिल जाएगी, लगभग जो 10, 12, 15 पेज के समथिंग जितने में भी मटेरियल हो जाएगा, तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो करंट उतना ही कर ले जाना है। बाद बाकी ये है, करंट में आप पद्म विभूषण पहले से करके रखो, नोबेल पुरस्कार पहले से करके रखो जो अभी करंट में मिले हैं। तो अगर भाइयों इतने आप कर लेते हो टॉपिक, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसा स्कोर मेरा है आप भी 15+ जो है स्कोर आराम से कर ले जाओगे, 15+ जो है स्कोर आराम से कर ले जाओगे। अगर इतना आप जो है कर लेते हो तो 15+ स्कोर आराम से बना ले जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बस लेकिन ये है, जो भी टॉपिक बताए ना बिल्कुल रट लो, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और टेलीग्राम पर जो होमवर्क आता है उसे पूरा भले ही मत करो कि मतलब ऐसे रट रहे हो पूरा, लेकिन ये जरूर है कि उसे पढ़ते जाओ, एक बार तो पढ़ ही लो जो भी होमवर्क आता है। और होमवर्क कोई ज़्यादा नहीं देता, बहुत कम देता हूँ होमवर्क, एक प्रैक्टिस सेट आता है पर डे PYQ का 20 क्वेश्चन का। उसके अलावा आप देखते ही होंगे जो, उसके अलावा थोड़ी सी कोई ऐसी जानकारी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह से। तो आपको तो ओवरऑल यही है कि आप अगर इतना कर लेते हो GK GS में, तो आपके 15+ जो है मार्क्स चले जाएंगे। और मैं आपको जो है CPU ऐसी, मैं आपको एक दिन टाइम निकाल के जो है अपने सारे स्कोर कार्ड कलेक्ट करके वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे कम से कम 6-7 मेरे फेस टॉयल, हाँ फेस टॉयल का जो एग्जाम था SSC का, आप उसका भी देखना। तो जो है उसमें भी उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें मेरे 19 क्वेश्चन सही थे। तो 19 क्वेश्चन सही होना 25 में से, जो है फेस टॉयल एग्जाम आपको पता ही होगा, अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। तो 19 क्वेश्चन सही होना ये अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और खासकर GK में, क्योंकि मैथ रीजनिंग में फुल होना अलग बात है, GK में इतने नंबर आना बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इस तरह से, और आप इस स्कोर कार्ड में देख भी सकते हो, जो है मेरे आप देख भी सकते हो GK में जो है 31 है। तो GK में कितने 16 क्वेश्चन सही थे मेरे। तो इस तरह से तो आप GK में क्वेश्चन बनाने के लिए बस यही है, जो जो टॉपिक बताए हैं उन्हें बहुत अच्छे से करो, जो है आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, इन्हें घोट लेना है ये टॉपिक। अगर इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये टॉपिक रट लेते हो आप, तो ये समझ लो आप पेपर में बिल्कुल निसंदेह आप 15 मिनिमम, कम से कम 15
ये समझ लो कम से कम 15 स्कोर करके आओगे, 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन सही करके आओगे, 15 से कम नहीं उतरोगे जितने भी टॉपिक बता दिए, क्योंकि ओडी में से घूम करके पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको और भी स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि मैथ की चाहिए या रीजनिंग, जो भी आपको हिंदी चाहिए, हिंदी के बारे में मुझे कम है जानकारी, लेकिन ये है कि हिंदी में भी मेरा स्कोर आप देख सकते हो, कहाँ रही ए रही हिंदी, देख सकते हो आपकी मात्र एक क्वेश्चन गलत था मेरा। तो कितने नंबर है मेरे, कुल मिला के है 19 क्वेश्चन सही थे मेरे, एक क्वेश्चन गलत था हिंदी में मेरा। तो हिंदी की भी स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, और ये देख सकते हो आप रीजनिंग, अगर आप चाहो तो रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी वीडियो आ जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है। रीजनिंग में जो है 20 आउट ऑफ 20 थे, और जो है मैथ में एक क्वेश्चन गलत था मेरा, मैंने जिसमें डिजिटल सब लगाया, मैंने एग्जाम से 5 मिनट पहले मैं कंप्लीट करके बैठ गया था, 5 से 6 मिनट। तो और उसके बाद मैंने रीचेक, कुछ भी रीचेक नहीं किया ऐसे ही, क्योंकि मैंने सोचा क्या ये रीचेक करना है, तो इसलिए मैथ में भी एक है, लेकिन ये है मैथ में 19, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है मैथ में। तो आप चाहो तो मैं इनकी भी स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, तो आप कमेंट करें, और आपको मेहनत कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताएं कि जो है मैंने इतना सब कुछ मेहनत की आपके लिए वो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, पढ़ाई अच्छे से करें अपनी।